का क्या महत्व है, प्राणायाम क्या है, प्राणायाम के प्रकार क्या क्या हैं, और अलग अलग ग्रंथों में किस हिसाब से प्राणायाम को परिभाषित किया गया है, प्राणायाम के क्या लक्ष्य हैं, और योग साधना में प्राणायाम का क्या यूज है। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आने वाले हैं। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो बेसिकली जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको पता ही है कि प्राणायाम, द वर्ड प्राणायाम क्या एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, तो वर्ड प्राणायाम है वो क्या बता रहा है कि प्राण का आयाम। ठीक है, प्राण मीन्स द एनर्जी, द वाइटल फोर्स, एंड द आयाम इज द एक्सपेंशन। ठीक, और वी कैन से द कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ द वाइटल फोर्स अकॉर्डिंग टू यू। ठीक, जैसा आप चाहें उस हिसाब एनर्जी को यूज करना इज कॉल्ड प्राणायाम। ठीक, और यू कैन से द एक्सपेंशन ऑफ दैट एनर्जी। ठीक, एनर्जी को बढ़ा देना, ठीक है, उसको एक्सपेंड कर देना, उन चीजों को हम प्राणायाम कहते हैं, इस क्रिया को हम प्राणायाम कहते हैं। ठीक, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात कहूँ अकॉर्डिंग टू द पतंजलि योग सूत्र, ठीक है, तो हम सभी ने उस जगह पर प्राणायाम की डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी कि तस्मिन् स्वति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। ठीक, तो श्वास प्रश्वास की जो गति है उसमें अगर विच्छेद आ जाए, यानी कि भेद आ जाए, उस गति में अभाव आ जाए, तो उस स्थिति को प्राणायाम कहा जाता है। ठीक, अब ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि ठीक है, अगर सांस और प्रश्वास यानी कि इनहेल एंड एक्सहेल के बीच में अगर गैप आ जाए, ठीक, तब उस स्थिति को हम प्राणायाम कहते हैं। ठीक, इस सूत्रों को अगर फिर से समझें और पुरानी किसी चीज को लेकर, मैंने कहा था ना कि आसनों का कॉन्सेप्ट हम प्राणायाम में यूज करेंगे, प्राणायाम का ही कॉन्सेप्ट फिर मेडिटेशन में यूज होता है। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है वो, बट अब चीजें क्या हो जाएंगी और ज्यादा गाढ़ी प्रगाढ़ हो जाएंगी। ठीक, जैसे हम आसनों में सीखते हैं कि आसन क्या था कि बॉडी के लेवल में जो मेडिटेशन, ठीक, बॉडी के लेवल में जो ध्यान है उसे हम आसन कहते हैं। इस चीज को हमने समझा था। ठीक है, तो प्राणायाम क्या चीज है, सांसों के लेवल पर, ठीक है, यानी कि सांसों के स्तर पर जिस प्रकार का ध्यान है, जिस प्रकार का मेडिटेशन है, उसे प्राणायाम कहा जाता है। ठीक, इतना सिंपल ये है। और अगर मैं फिर से उस श्लोक को दोहराऊं तो तस्मिन् स्वति, ठीक है, तो तस्मिन् सति मतलब कि इसके सिद्ध होने के बाद, ठीक है, किसके सिद्ध होने के बाद, आसनों के सिद्ध होने के बाद, ठीक, जब सांस और प्रश्वास, ठीक, यानी कि इनहेल और एक्सहेल के बीच में क्या हो जाता है, गति में विच्छेद होता है, यानी कि एक गैप क्रिएट होता है, उस स्थिति को प्राणायाम का। तो महर्षि पतंजलि जी ने किसी प्राणायाम का वैसे उल्लेख नहीं किया कि सूर्य वेदी, उज्जय और भ्रामरी, भस्त्रिका, ऐसे किसी विशेष नाम से इस प्राणायाम को नहीं दोहराया। बस उसमें लगने वाली जो स्थिति है उनको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि आने जाने की जो गति है सांस की, उसके बीच में अगर विक्षेप आ जाए, ठीक है, यानी कि गैप आ जाए, तो उसी स्थिति को हम प्राणायाम कहते हैं। ठीक, इतने तक सभी को क्लियर होगा। इतने तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ठीक, अगर कंफ्यूजन हो तो किसी भी जगह पे अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। दूसरा, अभी सवाल उठता है सर, जो विच्छेद मतलब हो जाएगी, जो कुंभक हम लगाएंगे उसमें के दौरान विच्छेद। ठीक है, विच्छेद मतलब कि गैप, उस जगह पे गैप आता है। ठीक है, विच्छेद मतलब होता है तोड़ देना, उस फ्लो को तोड़ देना। श्वास प्रश्वास की गति चल रही है, ठीक है, सांस आती है जाती है, ठीक है, इसके बीच में जो गैप आ जाता है यानी कि कुंभक लग जाता है, ठीक समझ रहे हैं, उसी को प्राणायाम का। जी, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, कई कई ग्रंथों में इसी वजह से, जैसे गहन संहिता अगर आप का अध्ययन करते हैं आप, तो गहन संहिता में प्राणायाम को कुंभक ही कहा गया। ठीक है, कुंभक मतलब प्राणायाम। ठीक, जो कुंभक की स्थिति है, यानी कि सांस को रोक लेने की जो स्थिति है, उसे प्राणायाम कहा गया। ठीक है, सांस को रोक लेना, भले वो बाहर रोकते हैं, भीतर रोकते हैं आप, ठीक है, किसी भी स्थिति में रोकते हैं, वो स्थिति प्राणायाम की है। ठीक, अब इस जगह पर एक सवाल उठता है कि सांस और प्रश्वास जो हमारी क्या प्राकृतिक स्थितियां हैं, ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा एलिब्रेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं तो आप इस चीज को पढ़ेंगे कि जो हमारी प्राकृतिक स्थिति है, ठीक है, उसके विरुद्ध हम चलते हैं, यानी कि सांस और प्रश्वास के बीच में वैसे तो गति नहीं आती, मतलब विच्छेद नहीं आता, बट हम प्राणायाम की स्थिति में इस जगह पर विच्छेद लाते हैं, यानी कि गैप लाते हैं।
तो क्यों ये कुंभक लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक, क्यों इस जगह पे कुंभक लगाया जाता है? अगर किसी के पास कोई आंसर है तो प्लीज अनम्यूट द माइक एंड व्हाटएवर यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस लॉजिक कि क्यों इस जगह पर कुंभक लगाया जाता है, यू कैन एलैबोरेट इट, ठीक। उसके बाद हम चीजों को और अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। एनीवन ऑफ यू, अगर कोई भी जानता है कि श्वास और प्रश्वास की गति के बीच में विच्छेद करने की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों इन चीजों को महर्षि पतंजलि जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि प्राणायाम ये प्राण का आयाम है, जैसे ही हम श्वास लेते हैं उससे 5 प्राणों में वो विभक्त हो जाता है और पूरे बॉडी में उसका आयाम हो जाता है, 5 प्राणों के थ्रू उसका एक्सपेंशन हो जाता है। तो जब पूरे बॉडी को सर्कुलेट हो जाता है प्राण, वही प्राण का आयाम है। और जैसे हम लेते हैं सांस, उसका बड़ा होना या आयाम होना या एक्सपेंशन होना ही प्राणायाम है। तो पांचों, फॉर एग्जांपल हम जैसे कि सांस लेते हैं रेस्पिरेशन में, तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन इसके दौरान जो क्रिया है ऑक्सीडेशन की या ऑक्सीजन रिलीज होने की या कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एचबी से संलग्न होने की, तो ये जो क्रिया है, जैसे कि हम प्राण लेते हैं, प्राणवायु का आयाम करते हैं और उसके बाद फिर बाहर छोड़ देते हैं सांस के माध्यम से, तो इस दौरान जो आयाम होता है वही कुंभक है। यही मेरे हिसाब से इसका एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू सर। सर मैं एक्सप्लेन करूं? टीना जी आप बताइए। मेरे हिसाब से प्राणायाम में मतलब सर ने पूछा है कि कुंभक क्यों लगाया जाता है। तो कुंभक 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि जब हम कुंभक करते हैं, श्वास को होल्ड करते हैं, तो हमारा मन जो है वो एकाग्र हो जाता है। जैसे ही हम श्वास से अगर चलती रहती है तो फिर भी मन को रास्ता मिल सकता है कि वो इधर उधर भाग सकता है, लेकिन जैसे ही हम कुंभक करते हैं, कुंभक करते समय हमारा पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे मतलब उस होल्डिंग पे होता है। एक तो ये होता है इसका फायदा कि हम अपने माइंड को और ज्यादा एकाग्र कर सकते हैं। दूसरा इसका ये होता है कि जैसे ही हमने श्वास अंतः कुंभक जब हम करते हैं, हमने जैसे ही श्वास को भरा तो हम ज्यादा से ज्यादा श्वास को भरते हैं और फिर उसमें कुंभक करते हैं। तो जब हमने श्वास को, वायु को जितना ज्यादा भरा तो हमारे लंग्स और ज्यादा, जब हम श्वास को होल्ड करते हैं तो जो वो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन, मतलब वायु का जो एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर, हमारी जो एल्विलाई होती है उसमें जो एक्सचेंज होता है, तो वो और ज्यादा अच्छे से हो पाता है। ऑक्सीजन अच्छे तरीके से और ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड को मिल पाती है, क्योंकि हमने जब कुंभक किया है तो हमारी बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकलने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, हर एक सेल पूरी कोशिश करती है कि उससे अपनी ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ले सके। क्योंकि हमने कुंभक किया है तो वो जैसे होता है ना कि किसी मछली को हमने बांध लिया, किसी को भी, तो वो तड़पता है उसको ग्रहण करने के लिए, तो वैसे ही ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए हमारी बॉडी की हर एक सेल एक्टिवेट होती है और ज्यादा उसको और ज्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए। तो जब हम कुंभक करते हैं तो हर एक सेल को अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाती है। ये हुआ अंतः कुंभक। और जब हम बाह्य कुंभक करते हैं तो बाह्य कुंभक में भी वही बॉडी की हर एक सेल एक्टिवेट होती है ऑक्सीजन को लेने के लिए। तो जैसे ही हम दोबारा से कुंभक के बाद श्वास भरते हैं तो वो अच्छे से ले पाते हैं। मेरे ख्याल से ये 2 होने चाहिए। सर एक्सप्लेन करेंगे अभी और? हाँ जी, मैं यही पूछ रहा था कि कुंभक के पीछे का क्या लॉजिक होगा, क्यों हम कुंभक लगाते हैं या क्यों इस जगह पर विच्छेद करने की जरूरत है। तो काफी हद तक ये एनाटॉमिकली जो फिजिकली आप इसका असर बता पा रही है वो बिल्कुल सही है कि अगर हम क्या करते हैं, कुछ देर तक सांस को होल्ड करते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन की जो डिमांड है, जो वैकेंसी है, वो ज्यादा गहरी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो ज्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को और होल्ड कर सकते हैं क्योंकि उस जगह पर डिमांड बढ़ जाती है। ठीक, ये तो फर्क है हमारा किस चीज का, फिजिकल। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, लंग्स पे एक्सपेंशन भी हो जाता है, वो ज्यादा ऑक्सीजन को, ज्यादा ऊर्जा को अपने में क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, ये तो इन चीजों के फायदे हैं ही। मैं इसका मानसिक लाभ पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों ये आपको मानसिक रूप पर क्या फायदा कर रहा है। ठीक है, कुंभक लगाने से आपकी मन की शांति, यानी कि जैसे आप आसनों में क्या हो रहा था, आपकी
स्थिरता और आपका सुख। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में इसे रखते हैं ना, क्या ये प्राणायाम और गहरा होगा, और अगर ये होगा तो किस प्रकार होगा, ठीक है, किस प्रकार आपकी स्थिरता बढ़ेगी और किस प्रकार आपका सुख भी बढ़ेगा। ठीक है, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है आपके मन से जुड़ा हुआ प्राणायाम की कुंभक का, यानी कि मनस स्थिति और कुंभक के बीच में क्या कोई सर रिलेशन? जैसे भी हम सुई में धागा पिरोते हैं, तब जैसे हम कुंभक लगाते हैं, चाहे वो अंतर हो या बाहर, वही स्थिति हमारे मन की होनी चाहिए, यही उसका लॉजिक हो सकता है। ठीक है, बहुत करीब। और किसी का कोई? सर जब हम कुंभक लगाते हैं तो हमारा ध्यान कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकता है, क्योंकि हमें कुंभक करना हमने कभी पहले नहीं किया है, और जैसे ही हम शुरू करते हैं उसको करने के लिए तो पूरा ध्यान हमारा उस अंतः मतलब जो भी कुंभक हम कर रहे हैं, अंतः या बाह्य कुंभक, हम वहां से जैसे ही हटेंगे तो तुरंत ही हमारी श्वासों का आवागमन शुरू हो जाएगा। और अगर हमने कुंभक को होल्ड करना है तो पूरा ध्यान वहां पे हमारा कंसंट्रेट रहेगा, तो मन इधर उधर नहीं भाग सकता। एग्जैक्टली दैट्स द लॉजिक। ये सबसे बड़ा लॉजिक है, और इसी से हम बाकी चीजों को अनलॉक करेंगे धीरे धीरे। ठीक, कि कुंभक के वक्त क्या नहीं हो सकता, आपका मन बहुत सारी चीजें नहीं सोच सकता, ये नहीं कि वो अपने आप थोड़ा सा एकाग्र हो जाता है। ठीक, और ऐसा क्यों होता है, अगर आप एक श्लोक को फिर से याद करें हठयोग प्रदीपिका के, कि चले वातम चले चित्तम। ठीक है, ये जो श्लोक है, ठीक, ये आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जैसे बात चलती है, ठीक है, वैसे ही आपका चित्त, वैसे ही आपके विचार, वैसे ही आपके भाव भी चलते हैं। ठीक, क्योंकि निरंतर क्या है, आपके भीतर बात चलती रहती है। ठीक है, सांस आई और गई, इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, देयर इज नो गैप बिटवीन इनहेल एंड एक्सहेल, नॉर्मली जनरली ऐसा चलता ही रहता है। ठीक, तो इसी के साथ क्या होता है, विचार भी आते हैं और जाते हैं। अगर किसी ने भी आप में से मेडिटेशन किया है, ठीक है, तो इट्स वेरी टफ कि अगर आपने कभी प्राणायाम यानी कि और आसनों का भी और प्राणायाम का या किसी भी प्रकार के मुद्राएं बंद का प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक, तो मेडिटेशन करना थोड़ा सा टफ है। ठीक है, क्यों टफ है, क्योंकि साथ में ही क्या होंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे और जाएंगे। ठीक है, और उनके साथ कोलैब हो जाना, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाना, उस विचार के साथ एकाकार हो जाना, ये बहुत इजी है उस वक्त। ठीक है, और माइंड को बहुत ज्यादा टफनेस होती है इस जगह पर कि वो सेपरेट कर सके खुद को थॉट्स से। ठीक, हम इसको और गहराई से पढ़ेंगे जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, पर इस जगह पर क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि चले वातम चले चित्तम। ठीक है, यानी कि जैसी बात चलती है वैसे ही चित्त चलता है, यानी कि लगातार अगर हवा चलती रहे, श्वास प्रश्वास अगर चलता रहे, तो चित्त में विचार भी लगातार चलते रहेंगे। इस जगह पर कोई भी गैप नहीं बनेगा। ठीक, अगर गैप नहीं बनता तो समझ लीजिए ये आसमान है, और आसमान में पूरा का पूरा बादलों से भरा हुआ है आसमान। एक विचार ऐसे ही है, पूरे के पूरे बादलों जैसे वो विचार है, और उसके पीछे जो छुपा हुआ आपका क्या है, आसमान है, यानी कि जो चित्त है, उसको आप डायरेक्टली नहीं देख पाते। ठीक, और उसको देखना बेहद जरूरी है, तभी आप मेडिटेशन में उतर सकते हैं। ठीक है, तभी आपके भीतर कोई पुलक जाग सकती है, कोई शांति आपके भीतर उतर सकती है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब श्वास और प्रश्वास के बीच में किसी प्रकार का विक्षेप यानी कि कुंभक लगाते हैं, तब हम श्वास और प्रश्वास के बीच में गैप बना। ठीक है, अगर इस जगह पर चित्त में गैप बना तो फिर से वही चले वातम चले चित्त। ठीक है, अगर वात भी रुक जाती, ठीक, तो चित्त भी रुक जाता कुछ देर के लिए। ठीक, क्योंकि उस जगह पर क्या है, फिर फिजिकली भी ऑक्सीजन की अभी डिमांड बढ़ते रहेगी, तो चित्त कुछ देर में बेचैन हो जाएगा, पर कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा, उस जगह में चित्त रुक जाएगा। ठीक है, अगर उसने कुंभक लगाया हुआ है तो उसे एकाग्र होना ही उसकी कंडीशन है। एक तो उसके साथ फिजिकली भी वो ऐसे जुड़ा है और मेंटली भी वो ऐसे जुड़ा है। ठीक है, क्योंकि वाद के साथ ही आपका चित्त चलता है, यानी कि मन चलता है, विचार चलता है। ठीक, तो जैसे आप इस जगह पर एक कुंभक को गेट करते हैं, इट कैन बी बाहर। ठीक है, यस पॉसिबिलिटी हम इसकी बात करेंगे इसके बाहर। ठीक है, कुछ देर विचारों से, जैसे आप विचारों से हटकर देखना शुरू करते हैं तो आपके भीतर क्या होता है, विचारों की शून्यता पैदा होती है। एक आपके भीतर एक शांति पैदा होती है, और ये हायर स्टेट है आसनों में। ठीक है, आसनों में जैसे स्थिर और सुखम, स्थिरता और सुख क्यों पैदा होता है, क्योंकि उस देर के लिए कौन बैठ जाता है, कौन स्थिर हो जाता है, आपका अनुभव देता है। ठीक है, जो डेफिनेशन है स्थिर सुखम आसनम, एक्चुअली वो क्या है, स्थिर तो आप अपने मन को करते हैं, और सुख क्या है, उसका फल है।
ठीक है, आपको फल
whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you get me out there fine. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 रोक लेते हैं। ठीक है, इसके साथ महर्षि पतंजलि जी ने क्या कहा कि देश, काल और संख्या का ध्यान रखें। ठीक है, क्या चीजें ये हैं, इन्हें समझते हैं। ठीक, तो वापस से 4 प्रकार के कुंभक। पहला कुंभक बहिर्कुंभक। बहिर्कुंभक मतलब सांस को बाहर रोक लेना। ठीक है, पूरी श्वास को बाहर छोड़कर यानी कि रेचक करते हुए, ठीक, बाहर रोक लेना सांस को। कब तक? देश, काल और संख्या के हिसाब से। ठीक है, अब देश, काल और संख्या क्या चीज है कि किस समय पर आप इसे कर रहे हैं, किस जगह पर आप इसे कर रहे हैं। ठीक, और काल यानी कि उसका समय। ठीक, और संख्या, संख्या के से इस जगह पर क्या मतलब है कि उस दौरान कितनी सांसें आती जाती। नॉर्मली अगर आपने कुंभक नहीं लगाया होता तो कितनी सांसें आती और जाती। ठीक है, इन चीजों से मतलब कि उसके पीछे कितनी काउंटिंग है। ठीक है, इन चीजों से रिलेशन है कि आप कितने देर तक उस होल्ड को कर पा रहे हैं। क्यों इस काउंटिंग को करना है? इस वजह से इस काउंटिंग को करना है कि धीरे धीरे आप किसको देखेंगे? ग्रोथ को देखेंगे। ठीक है, इस रेशियो को बढ़ता हुआ देखेंगे कि बाहर सांस को रोक लेने का जो क्षण है, जो समय है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक, ये पहला टाइप है। सिंपली इतना ही समझिए कि सांस को बाहर रोक लेना बहिर्कुंभक। ठीक, सांस को भीतर रोक लेना अंतःकुंभक। ये वर्ड ही समझा रहा है कि अंतःकुंभक मतलब कि अंदर सांस को रोक लेना। ठीक, तो आपने इनहेल किया एंड होल्ड द ब्रेथ। ठीक है, इस जगह पर आपने सांस को भीतर रोक लिया। ठीक, ये अंतःकुंभक होगा। ठीक, ये तो 2 टाइप है, सिंपली समझे जा सकता है। ठीक है, थर्ड है स्तंभ वृत्ति। ठीक है, स्तंभ वृत्ति क्या चीज है? मतलब कि सांस को जिस जगह पर वो है उसी जगह पर रोक ले। ठीक है, कब कैसा है ये? कभी उसे बाहर रोक लेना, कभी उसे भीतर रोक लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा हिसाब ना लगाना कि अभी सांस बाहर है, अभी सांस भीतर है। ठीक है, जहां पर भी आपको सांस का ख्याल आए, ठीक, उसी जगह पर उसे रोक ले। ठीक, तो ये कभी अंतःकुंभक पर हो सकता है, कभी बहिर्कुंभक पर हो सकता है, कभी अर्ध अंतःकुंभक पर भी हो सकता है कि सांस अभी भीतर आप लेते हैं और बीच में ही आप उसे रोक देते हैं। ठीक, ये जॉर्ज गुरजिएफ की जो स्टॉप टेक्निक थी, वैसा ही है समझ लीजिए। अगर बचपन में आपने खेल खेला हो, जैसे बचपन में बच्चे खेल खेलते हैं ना कि से स्टैचू या स्टॉप कहा जाता है। ठीक है, तो उसी जगह पर हम बिल्कुल स्टैचू की तरह रुक जाते हैं, स्टॉप की तरह रुक जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आपने क्या करना है, जिस जगह पर भी आप सांस को देखें उसी जगह पर उसे स्टैचू कर, ठीक है, रोक दें। ठीक, अब ये तीनों कैसे काम करते हैं, इन चीजों को समझते हैं। ठीक है, क्या इनका लाभ है, क्या इनका बेनिफिट है, क्या इनके पीछे लॉजिक था। ठीक, बहिर्कुंभक है जैसे, इसमें क्या होगा, अगर आप सारी की सारी सांस को बाहर फेंक देते हैं, बाहर। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, किसी का माइक ऑन है शायद, नॉट ऑफ। तो सांस को पूरी तरीके से बाहर रोक देने से क्या होगा? ठीक है, सांस को पूरी तरीके से बाहर रोक देने से एक तो क्या होगा कि भीतर सांस की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। ठीक, अब ध्यान से समझना, जैसे आपकी सांस पूरी की पूरी बाहर और शरीर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं बची। ठीक है, तो इस जगह पर क्या होगा, आपके भीतर जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं वो बाहर निकलेंगी। कौन सी छुपी हुई ऊर्जा आपके भीतर है? मैंने बहुत बार इन चीजों को एक्सप्लेन किया है कि जितनी आप अपनी एनर्जी देख पाते हैं, इससे कहीं ज्यादा एनर्जी आपके पास है। जैसे आपको क्रोध आ जाता है, ठीक है, तो क्रोध में इतनी ज्यादा ऊर्जा भीतर से आ जाती है।
ठीक, कि अगर आप शांत अवस्था में है ना, समझ लीजिए आप किसी भारी भरकम सामान को नहीं उठा सकते, पर अगर आप एक बार क्रोध में आ जाए तो कभी कभी उन क्षणों में आप उसे उठा सकते हैं। ये ऊर्जा कहाँ से आई? क्योंकि आपके भीतर वो ऊर्जा छुपी हुई थी। हम कहते हैं ना कि जोश में कोई आ गया, ठीक है, ये छुपी हुई ऊर्जा कैसे निकल जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर छुपी होती है। ठीक, जब आप बहिर्कुंभक करते हैं, सांस को बाहर फेंक देते हैं, तो क्या होगा? अंदर छुपी हुई ऊर्जाएं अभी निकलेंगी ही, ठीक है। अगर नहीं निकलेंगी तो कब निकलेंगी? क्योंकि इसके बाद क्या होगा? अभी सामने आपके क्या खड़ी होगी? मृत्यु खड़ी होगी, ठीक है। पूरी सांस को बाहर फेंक देने से जो अवचेतन मन है, यानी कि जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें भी छुपी हुई जो ऊर्जाएं हैं वो बाहर निकलती है, ठीक है। वो कोशिश करती हैं कि वो क्या करें, ऊर्जा को किसी प्रकार से या बॉडी के जितने भी फंक्शन है उनको रेगुलेट कर सके। ठीक, दूसरे तरीके से अगर समझें, एक थ्योरी है कि आप कभी भी क्या नहीं कर सकते, बहिर्कुंभक पर अपनी जान नहीं ले सकते, ठीक है। आपने क्या करना पड़ेगा? फांसी पे लटकना पड़ेगा। आप इस प्रकार से क्या नहीं कर सकते? अपनी जान कभी नहीं ले सकते, ठीक। कि अगर आप क्या करें, पूरी की पूरी सांस बाहर फेंक दें और बाहर रोक लें और सोचें कि अगर मैंने सांस अंदर नहीं ली, ठीक, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इस जगह पर हमें ये समझना बेहद जरूरी है कि हमारे मन से 9 गुना बड़ा मन, ठीक है, यानी कि 10% अगर कॉन्शियस माइंड है तो 90% अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है? सांसों को रेगुलेट करता है, ठीक है, हमेशा से करता आया है, ठीक। तो 90% माइंड सामने आएगा और 10% माइंड की बात नहीं सुनेगा, ठीक है। वो क्या करेगा? उस माइंड को असाइड करते हुए सांस ले लेगा, ठीक है। जब ज्यादा ही बात बिगड़ जाएगी, ठीक, तो क्या होगा कि जब ज्यादा ही आप कुंभक लगा लेंगे, बेचैनी बढ़ने लगेगी, तो आपकी परमिशन लिए बिना आपकी बॉडी आपकी सांस ले लेगी, ठीक। तो बहिर्कुंभक में होगा क्या? क्या आपकी बॉडी में एक प्रकार की जो छुपी हुई ऊर्जा है, जिसे हम कुछ देर में क्या भी कहेंगे, कुंडलिनी भी कहेंगे, ठीक है, वो भी छुपी हुई ऊर्जा है जो कुंडल मारकर बैठी हुई है, ठीक। तो उसको जगाने के लिए उसके ऊपर क्या डालना पड़ता है? एक प्रकार का खतरा डालना, ठीक है। अब ये खतरा ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक हम सांस को रोकते हो पूरे बेचैन हो जाए, स्थिर सुखम आसनम की पूरी डेफिनेशन को तोड़ दें, बट हाँ, कुछ ना कुछ बेचैनी बॉडी में क्रिएट, ठीक। इस क्रिएशन के वक्त क्या होगा? जब आपके ऊपर क्या बनी है, पूरे चांद पर बना है, इस वक्त आपके भीतर बहुत ज्यादा विचार नहीं चल सकते, ठीक। ऐसा समझ लीजिए कि आपका अगर मुंह में क्या करूं, पानी में डुबा दूं, ठीक है। पानी में डूबते हुए जब आप सांस के लिए तड़फड़ाते हैं, क्या उस दौरान आप सोच सकते हैं कि मेरा घर किस जगह पर है और मेरे कितने फॉलोवर्स हैं, ठीक है, मेरी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, मेरी मेंटल अपीयरेंस कैसी है, मेरे पास कितना धन है, कितना पद है, ठीक है, कौन सी मेरी कामनाएं हैं, ये कुछ भी याद नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक ही चीज आपके दिमाग में रहेगी, वो रहेगी सांस, ठीक है। और इतने सारे विचारों से आप एकदम से एक विचार के ऊपर आ जाए, ठीक है। और इसी को कुछ देर में मैं क्या कहूंगा, धारणा का। एक विचार के ऊपर आ जाने की तो क्या है, धारणा है। वो इसकी योग्यता आपके मन के भीतर पैदा कर, ठीक है। ये जो बहिर्कुंभक है, ये आपके मन के भीतर एक प्रकार के कंसंट्रेशन को पैदा कर रहा है, उनके बीजों को बोल रहा है, ठीक। धीरे धीरे आप एक चीज के ऊपर फोकस करना सीखेंगे जब आप इस प्रैक्टिस को बार बार करते हैं, ठीक है। सांस को बाहर रोक लेते हैं, ठीक, और उस दौरान आप क्या हो जाएंगे, कुछ देर के लिए खाली हो जाएंगे। जो बेचैनी है वो उस खालीपन की भी होगी शुरुआत, ठीक। धीरे धीरे क्या होगा, आप उसके साथ रमने लगेंगे और बॉडी में क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन भी जाने लगेगी। क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन से मेरा क्या मतलब है? जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तब पानी भी स्वाद देता है, ठीक है। अगर आपको प्यास नहीं लगी है तो पानी उतना स्वाद नहीं देता, ठीक। मैं क्या करूं, एक दिन के लिए अगर एक मिनट के लिए अगर आपकी सांस रोक लूं, उसके बाद आप सांस बहुत गहराई से लोगे ना, आपको पता लगेगा कि सांस की कीमत क्या है, ठीक है। पर नॉर्मली हम ध्यान भी नहीं देते कि हम सांस कब लेते हैं, कब छोड़ते हैं, एक मिनट में कितनी सांसें लेते हैं, कब उन्हें छोड़ते हैं, कोई हिसाब नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि इस जगह पर घर की मुर्गी दाल बराबर है, ठीक। बट जैसे ही क्या है, बहिर्कुंभक में सांस रुक जाती है, तब बॉडी क्या करती है, सांसों को और ज्यादा कॉन्शियसली लेने लगती है, ठीक। और ये कॉन्शियसली लेना, सांसों के ऊपर इतनी ज्यादा चेतनता को बनाए रखना, ठीक, यही क्या है सांसों का मेडिटेशन। मैंने कहा ना शुरुआत में कि प्राणायाम इज द मेडिटेशन एट द लेवल ऑफ द ब्रेथ, ठीक। ब्रेथ के लेवल पर यानी कि सांसों के स्तर पर जो प्राणायाम, ये जो मेडिटेशन किया जाता है उसे प्राणायाम कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही बॉडी के लेवल पर जो मेडिटेशन किया जाता है उन्हें आसन कहा जाता है, ठीक। तो बहिर्कुंभक कुछ ऐसे काम, ठीक, इसको आप ऊपर ऊपर से समझ सकते हैं ऐसे। और अगर आपने कभी ट्राई किया है तो फिर आपको मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कि वो फीलिंग कैसी है, ठीक। कभी ना कभी शायद हमने किया होगा, अगर आपने कभी कॉलेज में प्रैक्टिकल क्लास ऐसे की है,
ठीक। एंड अगर मैं अंतः कुंभक की बात करूं तो अंतः कुंभक के काम करने का क्या तरीका है, आप चीजों को इतना ज्यादा, मतलब कि सांस को इतना ज्यादा भीतर भर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसे रोक लेते हैं। शुरुआत में तो क्या लगेगा ये कि ज्यादा से ज्यादा आपने सांस भर ली, तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा फील कराएगी, ठीक है, कि आपने ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में भर ली, तो कुछ देर तक आप बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। ठीक, तभी हम कोई सामान को उठाने से पहले क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, और ऊर्जा को अपने भीतर भर लेते हैं। ठीक, अब क्या होगा, कुछ ही देर में ये ऊर्जा खत्म होने लगेगी, क्योंकि भीतर की ऑक्सीजन तो बॉडी यूज कर लेगी। ठीक है, दो टाइप का आपके अंदर रेस्पिरेशन होता है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, तो जैसे ही इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, आपकी सारी की सारी सेल्स, सारी की सारी कोशिकाएं आपकी ऑक्सीजन को यूज कर लेंगी। ठीक है, और आपका पूरा का पूरा शरीर उसके बाद किस चीज से भर जाएगा, वो भर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से और दूसरी जो विषैली गैसें है, ठीक है, जिनकी शरीर को जरूरत नहीं है, ठीक है, उनसे वो भर जाएगा। अब वही सांस जिसके लिए अभी आप क्या कर रहे थे, अहंकार से भरे हुए थे, ठीक, वो क्या हो जाएगी, अब बेचैनी क्रिएट करेगी। शरीर कहेगा कि इसे बाहर छोड़ो, और आप उसे होल्ड करे रखो। ठीक है, होल्ड करते करते क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि शरीर उसे बिल्कुल ही आपकी आज्ञा के बिना ही छोड़ देगा। ठीक, तो इससे एक और चीज मस्तिष्क को धीरे धीरे समझ में आती है कि कोई भी चीज क्या है आपके शरीर में आती है, ठीक, कुछ समय तक उसका यूज है, उसके बाद आपने उसे छोड़ देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, सारे के सारे विचार है। ठीक है, इसी से मेडिटेशन की जो नींव बनती है। ठीक है, मेडिटेशन के दौरान भी आपने क्या करना पड़ता है, आते हुए विचार को सिर्फ देखना है, वो क्या कर रहा है उसे देखना है, और उसे बाद में जाने देना है। ठीक है, ऐसे ही आपके जीवन में सारी परिस्थितियां आती हैं और जाती हैं। ठीक है, ये समझ वो आपके मस्तिष्क को देता है। ठीक है, ये मेंटल चीज का बेनिफिट है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज आपके भीतर आती है, शुरुआत में जो अहंकार के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, यानी कि जिस सांस के लिए आप बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे थे, वही कुछ देर में वो सांस क्या करने लगेगी, आपकी जान लेने लगेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि आप जीवन को रोक देते हैं, फ्लो को रोक देते हैं। ठीक है, एंड फ्लो इज द लाइफ। अगर आप फ्लो को रोक देते हो तो आप जीवन को रोक देंगे। ठीक, तो आपने चीजों को लेना भी पड़ेगा और छोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, इस समझ को मस्तिष्क में बैठाता है। और दूसरा जो फिजिकल मैंने इसका बेनिफिट बताया, इट इंक्रीजेस द टेंडेंसी एंड द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, जिससे वो क्या कर सके, अगली बार और ज्यादा गहरी सांस और ज्यादा सांस को भीतर होल्ड कर सके। ठीक है, और प्राणायाम को जो बेसिक बेनिफिट बॉडी के लेवल पे है, वो ये भी है कि रेस्पिरेशन रेट को घटा देता है। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट को घटा देने से मेरा क्या मतलब है कि पर मिनट एक आम आदमी 16 से 20 सांसें लेता है। ठीक है, 16 से 20 सांसें हम पर मिनट लेते हैं। ठीक, पर अगर आप क्या करते हैं, कुछ देर के लिए सांस को रोक लेते हैं, जैसे 1 मिनट तक या आधे मिनट तक आप सांस को भीतर रोक लेते हैं। ठीक, तो रोक लेने से क्या होगा, आपकी सांसें अब लंबी और गहरी हो जाएंगी, और आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है इट इंक्रीजेस। ठीक है, तो जो पहले रेस्पिरेशन रेट था 16 to 20, वो बाद में इतना नहीं रह सकता, वो 15 हो जाएगा, मे बी 14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सांस आपकी बॉडी से, आपके हार्ट से, हर चीज से जुड़ी हुई है। ठीक, हार्ट मेनली काम क्या कर रहा है, वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को घोलने का काम करता है। ठीक है, खून में ऑक्सीजन को घोलने का काम, और अब पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देने का काम करता है। ठीक है, और कोई काम नहीं है उसका। तो अगर आप छोटी छोटी सांस लेंगे तो क्या होगा, हार्ट बहुत तेजी से पंप करेगा, उस छोटी छोटी ऑक्सीजन को लेके जाएगा। ठीक, पर अगर आप ज्यादा सांस लेते हैं, ठीक है, गहरी सांस लेते हैं, तो लंग्स में बहुत ज्यादा बार पंप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसे एक ही बार में गहरी सांस मिल चुकी है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन रेट भी क्या हो जाता है, इस तरीके से कम होता है। ठीक है, कुछ फिजिकल बेनिफिट्स हैं इस जगह पर, जैसे मैंने कहा, कैपेसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ ब्रेथ है वो बढ़ जाती है, वो और अच्छी हो जाती है, एंड द रेस्पिरेशन रेट डिक्रीजेस। ठीक है, जो रेस्पिरेशन रेट यानी कि श्वसन दर है जो, वो कम हो जाती है। ठीक, तो वो काफी भी कम हो जाती है कभी। ठीक है, इट कैन बी 8, 6, ठीक है, इतना भी हो सकती है अगर कोई अच्छा प्रैक्टिशनर है। ठीक है, तो एक टाइम पे 1 मिनट में वो क्या करेगा, 6 से 8 सांसें, 8 से 10 सांसें, इतनी सांसें लेगा। ठीक है, और जब आप इतनी सांसें लेते हैं, अगेन बैक टू द सेम श्लोक, चले वातम चले चित्तम, मतलब कि अगर आप सांस स्लो हो जाएगी, देन मन भी स्लो हो जाए, विचार भी स्लो हो जाए। ठीक है, दीज ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर, तो ये साथ में जुड़े हुए हैं सारी चीजें। ठीक है, तो इस जगह पर आप क्या देख सकते हैं कि बहिर्कुंभक कैसे काम करता है, अंतःकुंभक कैसे काम करता है। ठीक, एंड एट लास्ट द स्तंभ वृत्ति। ठीक है, स्तंभ वृत्ति है, जैसे आप सांस को बाहर रोकना सीख लेते हैं, अंदर रोकना सीख लेते हैं,
देन आपकी जो बॉडी है वो बाहर भी रोकने के लिए तैयार है और अंदर भी रोकने के लिए तैयार है, वो किसी भी जगह पर सांस को रोकने के लिए तैयार है। ठीक है, वो अब नहीं रुकती कि विचारों को आप किस जगह पर रोकना चाहते हैं, ठीक है, किस जगह पर आप विचारों के बीच में गैप बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस चीज की, इस जो स्किल है इसकी आपको मेडिटेशन में बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस स्किल को नहीं बना पाते हैं कि किसी भी जगह पर किसी भी विचार को आप रोक सके, ठीक है, उसको फ्लो को रोक सके, तो आप मेडिटेशन में नहीं उतर पाएंगे। ठीक है, आप उस विचार के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, फिर आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, आप उस जगह पर खुद को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक, आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो किसी भी विचार से इतना ज्यादा अटैच नहीं होना पड़ता। ठीक है, इस चीज को क्रिएट करने के लिए आपने किसी भी सांस के साथ भी अटैच नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी सांस को किसी भी रेशियो में, ठीक है, रोक लेना, भले वो आधा इनहेल हुआ है आधा एक्सहेल हुआ है, किसी भी जगह पर सांस को रोक लेना। ठीक है, तो ये चेकिंग है सिर्फ कि आप इस जगह पर क्या सांस रोक सकते हैं एकदम से। ठीक है, जैसे आप सांस रोकेंगे आपके भीतर कोई और चीज भी रुक जाएगी। आप अभी बिल्कुल जिस भी जगह पर हैं आप बिल्कुल सांस रोक दीजिए। ठीक है, रोकते ही सांस को आपको ये महसूस होगा कि आपके मस्तिष्क में भी कुछ चीज कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल रुक गई। ठीक, उसके बाद जैसे आप सांस नॉर्मली लेने लगते हैं तो क्या होता है, वो नॉर्मली चलने लगती है। ठीक है, इन चीजों की डिफरेंट भावों में भी जरूरत पड़ती है। जैसे क्रोध के क्षणों में इसका बहुत यूज होगा। ठीक है, क्रोध अगर एकदम से आपको आ गया तो एकाएक आपके भीतर क्या आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं और एकदम से आप बिल्कुल गुस्से में बह जाते हैं। ठीक, और गुस्सा जब चला जाता है तब आपको समझ आती है कि ओके, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या मुझे इन भावों के साथ नहीं बहना चाहिए था, आई शुड बी बिहेव लाइक दैट। ठीक, बट वो समझ बाद में आती है, वो समझ विचारों के बीच में ही आ जाना कि स्तंभ वृत्ति। ठीक है, कि उसी जगह पर अगर कुंभक लग जाए तो विचारों के बीच में गैप बन जाए। ठीक है, ये इसके काम करने का तरीका। ठीक है, ये 3 टाइप के तो प्राणायाम क्या है, इनकी प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, एक बार बाहर रोकना, एक बार भीतर रोकना, और एक बार किसी भी जगह पर रोक लेना। इट कैन बी इनवर्ड्स और आउटवर्ड, किसी भी जगह पर वो आधा इनहेल है आधा एक्सहेल है, किसी भी विचार के साथ। ठीक है, एंड द फोर्थ वन जिसे क्या कहा है, जो बाह्य अभ्यंतर विषय विक्षेपी है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी विषय नहीं है। ठीक है, आप इस जगह पर कुंभक को लगाने की कोशिश भी नहीं करते, आप ये भी नहीं देखते कि सांस कितनी भीतर है कितनी बाहर है। ठीक, और ग्रंथ ये भी से एक्सप्लेन करता है कि इस जगह पर आपको बोध भी नहीं रहेगा कि सांस भीतर है या बाहर है। ठीक है, इतना बोध भी आपको नहीं रहेगा। ठीक है, जैसा भीतर है वैसा बाहर है आपके। ठीक है, ये कितना बड़ा परिग्रह है समझ लीजिए, कितना ज्यादा डिटैचमेंट है विथ योर थॉट्स। आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये थॉट आया या गया, ये माइंड के साथ अटैच हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये जो फोर्थ स्टेज है, ये तीनों स्टेजेस के क्रॉस होने के बाद क्रिएट होती है। ठीक है, इस प्राणायाम की स्टेट में आपको पता भी नहीं लगेगा कि सांस की भीतर है या बाहर है। ठीक है, ये किस हर टाइप के जो विषय है, ठीक है, उनसे ऊपर की स्टेट। ठीक, हर टाइप के जो कुंभक है, आज बहिर्कुंभक है या अंत कुंभक है, स्तंभ वृत्ति है, इन तीनों के ऊपर की जो स्टेट है ये फोर्थ वन। ठीक, कई ग्रंथ इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि 3 की तो हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जो बहिर्कुंभक है, अंत कुंभक है और जो स्तंभ वृत्ति, इन 3 प्राणायामों की तो हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं, पर जो फोर्थ वन है ये खुद पैदा होता है, इसकी प्रैक्टिस नहीं की जाती। ठीक है, तो कई ग्रंथ कहते हैं कि आसनों के अभ्यास से जो खुद ब खुद पैदा होता है एक प्रकार का प्राणायाम, ठीक है, उसे ही फोर्थ वन कहा जाता है। ठीक है, जो विषय विक्षेपी है, किसी भी प्रकार से विषयों से वो क्या है, समझ लीजिए उसमें अभाव है किसी भी प्रकार के विषय। ठीक, तो ऊपर से ही 4 प्रकार के जो प्राणायाम है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर इस जगह तक आपको कोई कंफ्यूजन है देन वी कैन डिस्कस, और नहीं तो हम क्या करेंगे, हठ योग प्रदीपिका और ग्रहण संहिता के जो प्राणायाम है उनको डिस्कस करेंगे हल्का फुल्का। देन द बेनिफिट्स ऑफ द प्राणायाम एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राणायाम इन योग साधना, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनीवन हैव एनी टाइप? हां जी सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है जी। सर, जैसे जब हम प्राणायाम करते हैं तो जब हमने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद जो एयर है वो 2 जगह पे जाएगी, या तो आपके स्टमक में जाएगी या तो आपके लंग्स में जाएगी। तो हमें किस जगह तक उसको एयर को लेके जाना है, और सबसे ज्यादा बेनिफिट किस जगह पर ले जाने से होगा हमें, या हम लंग्स में भरे सांसों को या फिर हम पेट में भरे सांसों को? क्योंकि अगर सर मान लीजिए हम लंग्स तक रोकते हैं तो पेट जो है सिकुड़ जाता है, अंदर चला जाता है,
और अगर पेट को फुलाते हैं तो लंग्स उतनी तरह से फैल नहीं पाते। तो जो मतलब इनमें से बेस्ट वे आउट क्या होगा कि कहाँ तक उसको लेके जाया जाए? ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट जो आपको भी पता है कि सांस कभी भी पेट में तो जाती नहीं, ठीक है, पेट में नहीं जाती, मतलब कि वो क्या है कि वो लंग्स में जाती है। अब लंग्स का दो तरीके से क्या हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है। एक टूवर्ड्स द लंग्स, द चेस्ट, ठीक है, वो आगे की ओर लंग्स आपके फूल सकते हैं, या क्या हो सकता है डायफ्राम आप नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, और आपको लगेगा कि पेट फूला, ठीक है। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो एक्सपेंशन ऑफ द एयर है ये टूवर्ड्स चेस्ट हो या टूवर्ड्स आपका बेली बटन या नाभि की तरफ हो, ये आप पूछना चाहते हैं, ठीक है। जो नेचुरल वे है वो आपका नाभि की तरफ ही हो, ठीक है। अगर आप शांत क्षणों में खुद को क्या करते हैं, बिल्कुल ढीला छोड़, आपका शरीर आपको खुद बता देगा कि किस तरफ सांस जानी चाहिए, ठीक है। दोनों तरीके आप कीजिए और जिससे क्या हो, शांति ज्यादा घनीभूत हो, ठीक है, ज्यादा शांति मिले, उस चीज को आप अप्लाई कीजिए, ठीक। और जो सही तरीका है वो आपका टूवर्ड्स द बेली बटन होगा, ठीक है, वो आपका नाभि की तरफ ही होगा, ठीक है। क्यों होगा, आप छोटे बच्चे को देखिए या जानवरों को देखिए, जब भी वो क्या है रिलैक्स वे में, ठीक है, जब भी वो रिलैक्स्ड है, स्व में स्थित है, अपने पूरे के पूरे नेचर में है, तो उन्हें देखना, बच्चे को तो आप बैठे हुए भी देखना, उसका पेट आगे और पीछे, ठीक है, वो जब सांस लेगा तो धीरे धीरे उसका पेट आगे और पीछे स्पंदित हो, ठीक है, सही तरीका होगा, ये सही आयाम होगा। और जो डायफ्राम की जो मसल है, ये एक टाइप की मसल है इस जगह, ठीक है, डायफ्राम की मसल, वो धीरे धीरे जैसे एक्सपेंड होती है वो नीचे की ओर जाती है, ठीक है। और इसमें जितना ज्यादा सांस को होल्ड किया जाता है लंग्स में, ठीक, वो बहुत ज्यादा है उसके कंपेयर में जब वो चेस्ट की तरफ एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटी वाइज है वो भी ये एरिया ज्यादा है, वो भी अच्छा है, ठीक है। और दूसरा जो डायफ्राम की मसल है उसका एक्टिवेशन भी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और कई कई ग्रंथ, जैसे हमारे ग्रंथ तो इस चीज को उतने अच्छी तरह बेली बटन को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बट इफ यू रीड द बुक्स ऑफ जापानीज और जो चाइनीज लोगों की कुछ बुक्स हैं, ठीक है, जैसे लाओ त्सो की बुक है, ठीक है, अगर आप उसे रीड करेंगे, ठीक, तो उसमें जो बेली बटन का एरिया है उसे तानदेन कहा गया, ठीक है। तानदेन मीन्स द बटन, द रूट, जो क्या है लाइफ का एक सोर्स है, ठीक है, उसे लाइफ के एक सोर्स की तरह बताया गया है। जब कैसे बेली बटन नीचे की ओर फ्लो होता है तो तानदेन के ऊपर, यानी कि जो बेली बटन है, नाभि है, उसके ऊपर एक प्रकार का क्या बनता है, प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। और जैसे वो प्रेशर बढ़ता है वो क्या करता है, भीतर छुपी हुई जो ऊर्जाएं हैं उन्हें उत्पन्न करता है, उन्हें पैदा करता है, ठीक है। तो उसी स्थान पर, उसी के इर्द गिर्द जो स्थान है वो किस चीज का भी है, कुंडलनी का भी है, ठीक है। तो कुंडलनी जागरण में मदद करेगा। बट अगर वो चेस्ट की तरफ एक्सपेंड होता है तो इस जगह पर कोई भी ऊर्जा नहीं छुपी, ठीक है, तो इस जगह पर आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो ये किसी भी आयाम से, अगर आप बॉडी के लेवल पे देखें या माइंड के लेवल पर देखें या आपके आध्यात्मिक जो बेनिफिट है उस लेवल पर देखें, तो तीनों तरीके से क्या होगा, डायफ्राम का नीचे की ओर जाना ही आपको फायदा देगा, ठीक है। देन जो हमने हमेशा इनहेल एंड एक्सहेल में फोकस करना चाहिए, वो किस चीज को करना चाहिए कि डायफ्राम नीचे की ओर जाए और पेट आगे और पीछे फूले, ठीक है, इन चीजों को देखना चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, उन चीजों को हम डिस्कस कर लें। थैंक यू सर। तो मेरा एक क्वेश्चन था हाँ जी सर, जो फोर्थ वाला जो आपने बताया वो बेसिकली रिजल्ट है फर्स्ट 3 टाइप्स का, तो सर ये थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें लाइक ब्रीदिंग का क्या है, मतलब ब्रीदिंग प्रैक्टिस क्या है इस फोर्थ वाले में, वो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, देखिए इसे कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे आप मेडिटेशन में जाएंगे तो अपनी बॉडी के लेवल को छोड़ देना पड़ता है, ठीक है। यानी कि जैसे आप नींद में जाते हैं ना, चलो मेडिटेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नींद के लेवल में क्या होता है, अपनी बॉडी के लेवल को छोड़ देना पड़ता है। अगर अचानक आपकी रात को नींद खुले तो आपको कैसा लगता है कि आपकी बॉडी अभी डीएक्टिवेटेड है, ठीक है, आपके हाथ अभी उतनी तेजी से नहीं हिल पा रहे, ठीक है, और आपकी कमर उतनी तेजी से मूव नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि नींद के लेवल पे क्या होता है, नींद भी एक टाइप का मेडिटेशन है, पर ये क्या अचेतन मेडिटेशन है, ठीक है। इस जगह पर क्या है, आपकी बॉडी और आपके जो ब्रेथ है और आपके माइंड के बीच का कनेक्शन हल्का फुल्का लूज हो जाता है, ठीक। ऐसे ही क्या होगा प्राणायाम के केसेस में भी, जब आपका आपकी सांसों के ऊपर से जो कनेक्शन है, जो अटैचमेंट है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, ठीक है, तब ये फोर्थ टाइप का प्राणायाम पैदा होता है, ठीक है। इस जगह पर आपको अनुभव नहीं होगा कि आपकी सांस भीतर है
या बाहर है, ठीक है। आपने उस सीढ़ी को पार कर दिया समझ लीजिए, ठीक है। जब तक आपका बॉडी के ऊपर क्या था, कॉन्शियसनेस थी, ठीक, तब तक बॉडी की जरूरत थी। जैसे ही बॉडी की लेवल को आपने क्रॉस कर दिया, आप ब्रेथ के लेवल पर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आसन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक। ऐसे ही क्या होगा, कॉन्शियसनेस सारी की सारी आपकी ब्रेथ के लेवल पर आ गई, ठीक। उसे आप बाहर रोकना सीखेंगे, भीतर रोकना सीखेंगे और किसी भी क्षण पर रोकना सीखेंगे। अगर आप इन तीनों चीजों में मास्टर हैं, देन फोर्थ वन में आपको महसूस ही नहीं होगा कि बाहर है, भीतर है, ठीक है, ये चल रही है, रुकी, ठीक है। ये वो है जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम मेडिटेशन में बैठे थे और फिर हमें पता ही नहीं चला हम कहाँ थे, ये वो वाला स्टेज है मतलब। उसी के लिए हम तैयारी हो रहे हैं ना। अब अगला स्टेप क्या होगा इसके बाद, धारणा, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान ही होगा, ठीक है। तो बहुत क्लोज स्टेजेस हैं, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ पुलकें, कुछ ना कुछ झलकें आपको स्टार्ट हो जाएंगी इसी जगह से, ठीक है। अगर आप इसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो मेडिटेशन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक। इसमें सारी की सारी जो जरूरी कंडीशंस है मेडिटेशन के लिए सब कुछ हो जाती है अपने आप, ठीक है। वन क्या है, तीनों का रिजल्ट है, बट इसमें आपको ब्रेथ फील नहीं हो पाएगी कि ये बाहर है भीतर, ठीक है, किस जगह। अगर ऐसा समझे कि मतलब वो सांसें नॉर्मल रहेंगी इसमें वैसे? हाँ, ये वैसे ही होगा, ठीक है। बट क्या है, दो चीजें हैं देखिए, ठीक है। एक है समझ लीजिए निर्धन व्यक्ति, ठीक है, एक निर्धन व्यक्ति है जिसके पास धन नहीं है, ठीक है, और एक है जो राजा था और जिसने सब कुछ त्याग दिया है, ठीक है। दोनों ही निर्धन है ना, ठीक। एक के पास धन नहीं है बिल्कुल, और एक ने क्या किया, सारा राजपाट त्याग दिया है अंत में, और वो भी निर्धन हो गया, ठीक है। दोनों निर्धन है, पर दोनों की निर्धनता में जमीन आसमान का अंतर, ठीक। वापस सांसें नॉर्मल हो गई हैं, ठीक, नॉर्मल है सांसें, बट शुरुआत वाले को भी पता नहीं है कि सांसें कहाँ हैं, ठीक, अभी बाहर है भीतर है। जैसे नॉर्मली हमको दिन भर में कहाँ पता चलता है कि मेरी सांस बाहर है या भीतर, ठीक, ऐसी स्थिति क्रिएट होगी अंत में भी, ठीक। पर ये क्या है, इस स्थिति और पहले वाली स्थिति में जमीन आसमान का अंतर, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक जर्नी से होकर, ठीक है, सांसों की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं, उन सबको क्रॉस करते हुए वो उस स्टेज तक पहुंचा, ठीक। एंड इस जगह पर वापस क्या होगा, सांसों से डिटैच हो जाए, ठीक है, सांसों के ऊपर उड़ जाए, और ये क्या, सांसों के नीचे है, ठीक। तो ऐसा समझ लीजिए कि एक व्यक्ति सांसों के नीचे है, सांसों के ऊपर, ठीक है। वापस सांसें नॉर्मल हो जाएंगी, इस जगह पर अनुभव नहीं होगी सांसें, पर सांसों की स्टेज को आपने पास कर, ठीक है। जो सांसों ने आपको बेनिफिट देना था वो मिल चुका है, अपनी सांसों के जो ब्रिज है उसको आप क्रॉस कर चुके हैं। अब टोटली आप माइंड के ऊपर आ जाएंगे, आप थॉट्स के ऊपर आ जाएंगे, और थॉट्स के साथ खेलना ही क्या है, मेडिटेशन। सर इसका एक बार नाम और बता दें फोर्थ का। ऐसे आप क्या लिख सकते हैं कि बाह्य अभ्यंतर विषय विक्षेपी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर मुझे ये पूछना है, जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो हम हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करके लेफ्ट पे ही क्यों एक्सेल करते हैं? ये तो देखिए एक स्टार्टिंग का पॉइंट है कि हम लेफ्ट से अगर इनहेल करेंगे तो कंप्लीट लेफ्ट में होगा, इतना तो लॉजिक है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट से ही क्यों स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे भी आप समझ सकते हैं कि इस तरफ आपकी क्या है, सूर्य नाड़ी है और इस तरफ चंद्र नाड़ी है, ठीक है। तो चंद्र नाड़ी किससे संबंधित, आप शांति से संबंधित है, ठीक है। आपके भीतर क्या है, जो चंद्रमा है वो शांति को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप क्योंकि शांत होने की तरफ अपनी गति को, अपनी साधना को बढ़ा रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, यूजुअली लेफ्ट से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, पहला जो स्वर चले वो चंद्र चढ़े, ठीक है, उसके इफेक्ट आपकी साधना में ज्यादा दिखे, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा उत्ताप, बहुत ज्यादा उत्तेजना ना दिखे, इस वजह से हम क्या करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट बेसिकली जब हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइक सूर्य भी, ठीक है, तब हम राइट से ही स्टार्ट करेंगे, उस जगह पर हमें गर्मी की जरूरत है, ठीक है। ऐसा आप इसे समझ सकते हैं, ठीक। ओके थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ? ठीक है, होप आप प्राणायाम के कॉन्सेप्ट को हल्का फुल्का समझ चुके हैं कि प्राणायाम क्या चीज है, क्यों इस जगह पर कुंभक लगाया जाता है, किसकी जगह पर कुंभक लगाया जा सकता है, ठीक है, क्या क्या इसके फिजिकली मेंटली बेनिफिट्स, ठीक। अब इनके फलों की तरफ आएंगे और देखेंगे कि अलग अलग ग्रंथों में प्राणायाम कितने कितने टाइप का बताया, ठीक है। अगर आपने अध्ययन किया है हठयोग प्रदीपिका का या गृह संहिता का, ठीक है, तो दोनों में ही 8-8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, ठीक है। तो इन चीजों को तो आप तीनों को लिख लीजिए कि
पातंजल योग सूत्र में उल्लेखित जो प्राणायाम है वो 4 प्रकार के हैं, ठीक है। हठ योग प्रदीपिका में 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं और ग्रहण संहिता में भी 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हुए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। इसके बीच में क्या अंतर है वो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, वो कभी आता है कभी नहीं भी आता है, ठीक है। बट फिर भी मैं एक फोटोग्राफ अभी डाल दूंगा कुछ देर में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हठ योग प्रदीपिका में कितने प्रकार के प्राणायाम हैं, ग्रहण संहिता में किस किस प्रकार के प्राणायाम है, उनमें क्या अंतर है, ठीक है, किस प्रकार का अंतर है, उससे आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो ये 3 जो मेन ग्रंथ है, मेन जो टेक्स्ट थे जिनसे रिलेटेड आपका इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता था, उसे हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, जो फल कहूं मैं, ठीक है, प्राणायाम का क्या फल है और योग साधना में इसका क्या सिग्निफिकेंस, ठीक है, क्या किस यूज आने वाला है। हल्का फुल्का तो हमने इसके ऊपर बात कर ली, ठीक है। अब आगे क्या फल देगा प्राणायाम, प्राणायाम की प्रैक्टिस करने से क्या हो, ठीक। तो प्राणायाम के बेनिफिट में जो पहला बेनिफिट है वो क्या करता है, ये मलों को दूर करता है, ठीक है, शरीर से मलों को दूर करेगा, ठीक है, मलिनता को दूर करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि प्राणायाम को जो प्रभाव होता है, ठीक है, प्राणायाम जो प्राण जो आपके शरीर में, वो किन के थ्रू बहता है आपके शरीर में, वो है नाड़ियों के थ्रू, ठीक। अगर क्या होता है, प्राण का फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है, फ्लो बढ़ने की वजह से नाड़ियों की भी सफाई हो जाएगी, ठीक है, और सफाई होने के साथ साथ आपका हल्का फुल्का कंट्रोल भी आ जाएगा प्राण के ऊपर, कि प्राण को आप किस जगह पर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी चेतना को प्राणों के थ्रू किस जगह पर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप किस जगह पर भी ले जाएंगे, उसे कुंडलिनी के छुपे हुए स्थान पर भी ले जाएंगे, ठीक है। आपके शरीर में जो छुपी हुई ऊर्जा है उस स्थान पर भी आप प्राण को ले जा पाएंगे, चेतना को ले जा पाएंगे, ऊर्जा को ले जा पाएंगे, और उस छुपी हुई ऊर्जा में धक्का दे पाएंगे, उसे जगा पाएंगे, ठीक है। और जैसे वो जागती है तो एक नाड़ी आपकी बहुत साफ होनी चाहिए, ठीक है, तभी उसके लिए पाथ खुला होता है, ठीक है। वो नाड़ी है सुषुम्ना, ठीक है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना अगर आपने नाम सुना हो, ठीक है, तो ये क्या है, लेफ्ट और राइट की जो नाड़ियां हैं, मेन नाड़ियां हैं, ठीक है। उसके बाद एक मध्य से, जो आपके शरीर के मध्य से नाड़ी चलती है, ठीक है, उनसे अगर प्राण का प्रभाव बढ़ने लगे तो उसी में क्या छुपे हैं, आपके सारे चक्र छुपे हैं, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द चक्र अर्लियर, तो मैंने बताया था कि धीरे धीरे क्या होगी, चेतना ऊपर की ओर चलेगी, ठीक है, तो इसी रास्ते पे वो चलती है, ठीक। पर इसके लिए क्या होना चाहिए, ये नाड़ी साफ भी तो होनी चाहिए, इस पे किसी भी प्रकार का मल नहीं होना चाहिए, और इस नाड़ी में सभी प्रकार का एक्टिवेशन होना चाहिए, ये नाड़ी जागी हुई होनी चाहिए, ठीक। ये नाड़ी कब जागेगी, ठीक है, जब क्या होगा, ईड़ा और पिंगला में प्राण का संचार क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। ईड़ा क्या है, आपकी चंद्र नाड़ी है, और पिंगला आपकी सूर्य नाड़ी है, ठीक है। सूर्य और चंद्र नाड़ी में अब क्या होता है, प्राण का यानी कि ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है, और ये दोनों की जो ऊर्जाएं हैं, गर्म और ठंडे की, हकार और ठकार की, ठीक है, ये सारी ऊर्जाएं अब किसके रास्ते पर चलने लगती हैं, सुषुम्ना के रास्ते पर चलने लगती है, ठीक है। यानी कि यही हमारे जीवन का द्वंद्व है, ठीक, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी सुख कभी दुख, कभी हकार कभी ठकार, कभी लाभ कभी हानि, कभी स्त्री कभी पुरुष, ठीक है। ये एक प्रकार के द्वंद्व है, और इन द्वंद्वों के जब पार हो जाते हैं, जब ऊर्जा क्या होने लगती है, द्वंद्वातीत हो जाती है, ठीक। अब ये एक ही मार्ग पर चलने लगती है, जिस जगह पर कोई भी ड्युअलिटी नहीं है, ठीक। इस मार्ग को क्या कहा गया है, वो है परम नाड़ी, उसका नाम है सुषुम्ना, ठीक है। तो सुषुम्ना के मार्ग पर अब प्राण चल रहे, ठीक। तो पहला जो इसका फल है वो क्या है, कि ये मलिनता को, मलों को दूर करता है, ठीक, बॉडी से। दूसरा, कुंडलिनी जागरण में मदद करता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आप अपने मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी जो चेतना है, ठीक है, अपने जो प्राण है, उसको आप शरीर में कहीं भी ले जा सकते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये हठ योग प्रदीपिका बता रही है, ठीक है। हठ योग प्रदीपिका में अगर आप प्राणायामों का फल पढ़ेंगे, ठीक है, वो जस्ट प्राणायामों के बाद ही है, ठीक, दूसरे अध्याय में, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि प्राणायामों का जो फल बताया है वो अंत में क्या बताया गया है, कि प्राण को आप अपने इच्छा अनुसार, ठीक है, शरीर में कहीं भी ले जा सकते हैं, और अपनी चेतना को उस जगह पर ले जाकर, ठीक है, उन जगहों पर छुपी हुई ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बताया गया है कि जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी क्या है, कुछ कुंडल मारकर आपके भीतर छुपी हुई है, ठीक है। उसे एक प्रकार का वेग चाहिए, ठीक है, कि वो पैदा हो सके, जिंदा हो सके,
ठीक है। तो वो उतनी एनर्जी जब आप अपनी चेतना के थ्रू उसे प्रोवाइड करते हैं तब क्या होता है, वो सांप की आकृति की वो ऊर्जा आपके भीतर पैदा हो जाती है, जाग जाती है। ठीक है, जो सोई थी भीतर वो जाग गई है और उसके जागने का नाम ही क्या है, कुंडलिनी जागरण। ठीक है, और अभी कुंडलिनी जागृत होकर किस रास्ते पर चलेगी, अगर सुषुम्ना एक्टिवेट ना हो, ठीक है, तो किन रास्तों पर चलेगी, ईड़ा और पिंगला के रास्ते पर चलेगी। वापस आपके जीवन में क्या होगा, ड्युअलिटी क्रिएट। ठीक है, अगर आप इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाए, यू कैन बी मेंटली डिसेबल। ठीक है, आप पागल भी हो सकते हैं और फिजिकली भी आपको क्या हो सकती है, बहुत प्रकार की बीमारियां हो सकती है। ठीक, तो इसके लिए सुषुम्ना मार्ग साफ होना बेहद जरूरी है। ठीक है, ताकि क्या हो, स्वतः ही वो ऊर्जा उस रास्ते पर बहने लगे। ठीक, तो ये होगा और ये भी इसका एक फल है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, महर्षि ग्रहण संहिता के अकॉर्डिंग, तो लाघवम उन्होंने इसका फल बताया। ठीक है, कि आपको क्या होगा, शरीर में हल्कापन महसूस हो। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे समझते हैं। ठीक है, हम शरीर में भारीपन क्यों महसूस करते हैं और कैसे आप हल्कापन महसूस करेंगे, महर्षि ग्रहण किन चीजों की बात कर रहे हैं, क्यों हम हल्का महसूस करेंगे। ठीक, देखिए हम भारी क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि जो जमीन की कशिश है वो हमें भीतर नीचे की ओर खींचती है, जिसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं ना। ग्रेविटेशन क्या करता है, बॉडी को नीचे की ओर खींचता है, यानी कि एक फोर्स आपको हमेशा नीचे की ओर खींचता है, तो आप भारी महसूस करते हैं। ठीक, बट आपने देखा है कि इस ग्रेविटेशन को, इतने बड़े नियम को ये पेड़ आराम से तोड़ देते हैं। ठीक, आप क्या करते हैं, पेड़ों की जड़ों में पानी डालते हैं ना। ठीक है, पर वो पानी कहाँ पहुंच जाता है, टॉप में पहुंचे हुए उस पत्ते तक भी पहुंच जाता है। ठीक, वो नीचे डाले हुए पानी को पेड़ अपने आप ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, और उन पत्तियों तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि खाना तो कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है ना। ठीक, तो पत्तियों तक वो पानी अपने आप पहुंच जाता है। वो कैसे पहुंचता है, पेड़ इस नियम को कैसे तोड़ देते हैं। ठीक, कि जैसे न्यूटन की बाबत कहा जाता है ना, कि न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे की ओर गिरा तो उसने ग्रेविटी ढूंढी। ठीक, तो एक व्यक्ति कहता है कि न्यूटन को पहले ये देखना चाहिए कि सेब ऊपर चढ़ा कैसे। ठीक है, क्योंकि नीचे गिरना तो दूसरी बात है, ऊपर चढ़ना पहली बात है। ठीक है, कि सेब ऊपर चढ़ा कैसे, यानी कि जो न्यूट्रिशन आपने जड़ में दिया था वो उस जगह तक पहुंचा कैसे। ठीक, इसे कहा जाता है फ्लैविटेशन। ठीक है, फ्लैविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो नीचे से ऊपर की ओर चलता है। ठीक, और इसी को योग में क्या कहा जाता है, इसे कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। ठीक है, अब आपकी बॉडी में एक ऐसा फोर्स पैदा हो जाता है जो नीचे से ऊपर की ओर चलता है। ठीक, जो आपने कहानियां सुनी है, जो आपने कथाएं सुनी है कि योगी अपने स्थान से क्या होने लगा, जमीन छोड़ने लगा। ठीक है, यानी कि ऊपर उड़ने लगा, वो सिर्फ क्या चीज है, एक ऐसा फोर्स बॉडी के अंदर क्रिएट हो चुका है जो ग्रेविटेशन से ज्यादा है। ठीक है, ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है 9.8 न्यूटन। ठीक, वो उससे ज्यादा फोर्स को अपनी बॉडी में क्रिएट कर लेता है। ठीक है, और एक फोर्स अगर ज्यादा बड़ा होगा तो क्या होगी, बॉडी इजीली जमीन को छोड़ देगी। ठीक, ये इतना सिंपल है, और इसी को ध्यान में रखते हुए महर्षि ग्रहण चंद्र कपाली को ये बताते हैं कि जब तू ऐसा करेगा, ठीक है, जब तू इन प्राणायामों का अभ्यास करेगा तो तेरे भीतर एक नए प्रकार का बल पैदा होगा। ठीक, और बल जब पैदा होगा वो बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होगा। ठीक है, अगर वो अधिक होगा तो तेरा शरीर हल्का महसूस करेगा। ठीक, वो एक नए बल को भीतर से पैदा कर लेगा जो ग्रेविटी से भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो कुछ बेनिफिट्स बताए हैं इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक, कि वो क्या क्या है, एक तो क्या होगा कि कुंडलिनी जागरण होगी। ठीक, दूसरा आपका शरीर हल्का महसूस होगा। ठीक, और आपके शरीर से जो सारे मल है वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपकी नाड़ियां साफ हो जाएंगी। ठीक है, वो एक्सेल के थ्रू जितने भी विषैली गैसें आपकी बॉडी में रिटेन्ड, वो सारी बाहर चली जाती। ठीक, एंड द लास्ट वन, धारणा से योग्यता मनसा। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का, कि आपके भीतर में, आपके मन में धारणा की शक्ति आ जाती है। ठीक है, कि धारणा की शक्ति आ जाने से क्या होगा, आप धारणा के लिए आप तैयार हैं, कंसंट्रेशन के लिए तैयार हैं। ठीक है, कि आप एक विचार को आप देख सकते हैं। ठीक, और एक विचार को अगर कंप्लीटली देख लें तो क्या होगा, उसे आते हुए भी आप देख लेंगे और जाते हुए भी देख लेंगे। ठीक है, तो धारणा की शक्ति को पैदा हो जाना, ये क्या है, प्राणायाम का फल। इसके तुरंत ही बाद क्या होगा, आप ध्यान को भी कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान में क्या होगा, बहुत सारे विचार एक साथ आ जाएंगे। ठीक, अगर आपने एक विचार को देखना नहीं सीखा है,
आपने ये नहीं सीखा है कि एक विचार से कैसे डील किया जाता है, कैसे एक विचार आता है, कैसे हमने उसकी एनर्जी को खाली कर देना है, कैसे उस पर उपेक्षा का भाव रखना है, कैसे साक्षी का भाव रखना है, कैसे उस विचार को आने और जाने तक डील करना है। अगर आपने ये नहीं सीखा है तो ध्यान के विषय में क्या होगा कि बहुत सारे करोड़ों विचार, कितने कितने जन्मों के संस्कार एक साथ आपके सामने आ जाएंगे, ठीक। और आपने एक विचार को भी अगर डील करना नहीं आता तो इतने सारे विचारों को कैसे डील करें, ठीक है। इसी वजह से जिन लोगों ने पहले प्राणायाम का अभ्यास या अष्टांग मार्ग में स्टेप बाय स्टेप नहीं चले हैं, ठीक, अगर उनके अंदर पात्रता नहीं है तो क्या करेंगे, अगर वो मेडिटेशन करेंगे तो ज्यादा बेचैन हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि मेडिटेशन तो इतना बेकार है, इससे अच्छा तो मैं अशांति अच्छा था, इससे अच्छा तो मैं मूवी देख लेता, या मैं म्यूजिक सुन लेता, मैं किसी प्रकार का नशा कर लेता, ठीक, तो मैं ज्यादा शांत हो जाता। बट whenever I focus on mind, या सोते हुए लोग कहते हैं ना कि मुझे एकदम से नींद नहीं आती, मुझे नींद की पिल्स की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि जैसे आप सोते हैं तो फिजिकल बॉडी की जो चेतना है वो तो क्या हो जाती है, डिसेबल हो जाती है, ठीक है। सांसें भी कुछ देर में शांत हो जाती हैं। अब सारा का सारा चेतना किसको मिल जाती है, सारी की सारी ऊर्जा आपके माइंड को मिल जाती है, और वो ऊर्जा हैंडल करना आपको नहीं आता, ठीक। उस ऊर्जा को हैंडल करना ही तो मेडिटेशन, ठीक। तो जब तक उनका माइंड ऊर्जा से अभाव में नहीं आ जाता तब तक उन्हें क्या होगी, बेचैनी होगी, वो करवटें बदलते रहेंगे, और अंततः जब माइंड बहुत ज्यादा थक जाएगा तब वो थोड़ी देर के लिए सो पाएंगे, ठीक है। और जब वो उठेंगे तो बहुत ज्यादा जागा हुआ फील नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि वो किसी जंग से हार कर बाहर निकले, किसी चीज को खोकर बाहर निकले, ठीक है। क्यों ऐसा महसूस होगा? क्योंकि उन्हें विचारों को हैंडल करना नहीं आता, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना पड़ेगा, दिमाग के विचारों को, ठीक है, उनकी ऊर्जाओं को हैंडल करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसी चीज की योग्यता कौन देता है? प्राणायाम देगा, ठीक है। जैसे आप अलग अलग जगह पर कुंभक लगाएंगे, अपने सांसों को आगे और पीछे होल्ड करना सीखेंगे और देखेंगे कि सांसें कैसे दिमाग से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जब आप इस जुड़ाव को देख लेते हैं तब आप इजीली क्या कर पाते हैं, उस विचारों के जाल को तोड़ पाते हैं, उस जो चक्रव्यूह है उन जालों का वो तोड़ पाते हैं, ठीक है। जैसे वो तोड़ देते हैं तब आप क्या करते हैं, आप देख पाते हैं कि विचार आर डिफरेंट, जो थॉट्स डिफरेंट हैं और मैं डिफरेंट, ठीक है। जब आप इस गैप को देख पाते हैं तब आप थॉट्स के साथ अटैच नहीं होते, ठीक है। और यही डिटैचमेंट अगले स्टेप में क्या कहलाएगा, ध्यान कहलाएगा, ठीक। होप इस जगह तक आपको चीजें क्लियर हैं, ठीक। अगर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो उसे हम डिस्कस कर सकते हैं। रेदर हम कल बात करेंगे मुद्रा एंड बंध, ठीक, क्विकली डिस्कस करेंगे इसे, मुद्रा क्या है, बंध क्या है, देन वी डिस्कस अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ध्यान, ठीक है। ध्यान क्या चीज, ठीक, और कैसे इसे किया जाता है। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, जैसे ये भी कहते हैं ना कि प्राणायाम करने से आयु बढ़ जाती है, तो वो चीज कैसे होता है, मतलब सर? अच्छा, तो ऐसे देख सकते हैं, देखिए कि फिजिकली आप कितना फिट हैं ये कैसे डिसाइड होगा, ठीक है, कि कोई व्यक्ति कितना फिजिकली फिट है, कितना स्ट्रांग है, ये कैसे डिसाइड होगा, जितना उसके शरीर ने कार्य किया, ठीक है। जैसे किसी का बचपन क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना, तो उसका शरीर जवानी में या युवावस्था में क्या होगा, उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, हार्ड होगा, ठीक, जिसने बचपन में कार्य नहीं किया है, ठीक है। तो इतना तो हम समझ जाते हैं कि अगर जीवन में क्या करना है, आपने ग्रोथ लानी है, ठीक, और ज्यादा खुद को मजबूत बनाना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक। आप हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो हाथ मजबूत होगा, ठीक, और आप आंखों का इस्तेमाल, कान का इस्तेमाल, इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो ये चीजें मजबूत होंगी, और मजबूत होंगी तो क्या होगा, ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक वो रुक पाएंगे, ठीक। ऐसे ही जो व्यक्ति प्राणायाम नहीं कर रहा, ठीक, उसके लिए सांस लेना और छोड़ना एक प्रक्रिया है सर, ठीक है, वो ऑटोमेशन में अपने आप चल रही है, और चलते चलते क्या है कि शरीर उतनी ही ऑक्सीजन लेता है जितनी जरूरत है, और बहुत सारे हमारे शरीर के जो फाइबर्स है, जो तत्व हैं, वो डीएक्टिवेट ही पड़े रहे, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है, और बॉडी इतनी पागल नहीं है कि जिन चीजों को आप यूज नहीं करते उन चीजों के ऊपर फोकस करें। इसी वजह से तो क्या हुआ, इंसान की जो पूंछ थी वो गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? क्योंकि पूंछ का आप कोई भी यूज नहीं था, बॉडी उसे हटा देगी खुद ही, ठीक, क्योंकि उस जगह पर चेतना को देना यानी कि ऊर्जा को देना जस्ट वेस्टेज है, ठीक। ऐसे ही क्या होगा, अगर आप प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते तो आपके फेफड़ों के भीतर भी जो छिद्र हैं, बहुत सारे 6000 छिद्र कहा जाता है, उतने छिद्र हैं, ठीक, उतने छेद हैं, या उन्हें दूसरे शब्दों में अगर मैं एल्वोइलीज कहूँ, ठीक है, वो कहना ज्यादा सही होगा,
वो है, पर उनमें से हम यूज कितना क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1000 या 1500 एल्वेओलिस का या न्यू छिद्रों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और बाकी के जो छिद्र है ना, ठीक, वो बिल्कुल डीएक्टिवेट पड़े रहते हैं क्योंकि शरीर को उनकी जरूरत कभी नहीं पड़ती, ठीक। अगर उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ जो क्या है बॉडी की पॉसिबिलिटी थी, अगर वो छुपी रह जाती है तो लाइफ कम हो जाना, इस पे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ठीक। बट जब हम प्राणायाम करते हैं तो उस छुपी हुई एनर्जी को, छुपे हुए स्पॉट्स को भी हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर यूज करेंगे तो शरीर को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा अगर एनर्जी मिलेगी तो ज्यादा अच्छे तरीके से हर एक अंग, हर एक रेशा, हर एक मांसपेशी कार्य कर पाएगी। मस्तिष्क का वो जो छुपा हुआ हिस्सा है जो आज तक एक्टिवेट नहीं था, वो भी एक्टिवेट हो पाता है, ठीक है। अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होगा, हर एक सेल की जो कार्य करने की जो समझ लीजिए शक्ति थी वो बढ़ चुकी है। अगर वो कार्य करने की शक्ति बढ़ चुकी है तो क्या होगा, जल्दी से वो अब शिथिल नहीं होगा, ठीक, जल्दी से वो खत्म नहीं होगा। और वो खत्म नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी आयु बढ़ जाएगी, ठीक है। इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक। ज्यादा शक्ति, ठीक, छुपी हुई शक्ति को आप इस्तेमाल करते हैं, छुपी हुई शक्ति के साथ छुपी हुई पॉसिबिलिटीज भी आएंगी, ठीक। तो अगर आपकी एज नॉर्मली क्या थी, 70 इयर्स थी, तो आपने जो छुपी हुई एज थी उसका भी यूज कर लिया, ठीक है। कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन थी, समझ लीजिए आपकी लाइफ के साथ, आपकी बॉडी के साथ, कि अगर आप क्या करते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन शुरुआत से ही देते हैं तो क्या होगा कि ज्यादा एनर्जी बॉडी को मिलेगी, और ज्यादा एनर्जी अगर बॉडी को मिलेगी तो ज्यादा वो जी पाएगी। इसी के कंपेयर में देखिए, अगर आपकी 70 इयर्स एज है पर आप क्या करें, बहुत शॉर्ट ब्रीथ लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, और उतनी ज्यादा इनफ ऑक्सीजन बॉडी को नहीं देते, ठीक है, उतना ज्यादा अच्छा खाना, उतनी ज्यादा अच्छी स्लीप अपनी बॉडी को नहीं देते, तो जरूरी नहीं आप 70 ईयर्स जियो, आप हो सकता है 50 ईयर्स, 40 ईयर्स या 30 ईयर्स में भी मर जाओ। क्यों मर गए, क्योंकि क्या है, जो पॉसिबिलिटी थी बॉडी की वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाई, ठीक है। और एक्टिवेट नहीं हो पाएगी तो क्या होगा कि बॉडी के ऊपर उतनी एनर्जी बॉडी को मिली ही नहीं कि वो क्या कर सके, ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक खुद को सस्टेन रख सके, ठीक। तो प्राणायाम क्या करता है, ज्यादा एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करता है, जिससे जो छुपी हुई पॉसिबिलिटीज है वो सामने आ पाए। इसी के चलते क्या होता है, जो एज है वो बढ़ जाती है, वो छुपी हुई एज आपकी ही थी, एक वो आपको गिफ्ट के रूप में मिल जाती है, बस, ठीक। और कुछ क्लियर हुआ होगा आपको? यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, मैं समझता हूँ आज के लिए चीज पूरी हुई। आप इसे वापस रिवाइज कीजिए, ठीक है। वापस आप हठ योग प्रतिपिका या गृहण संहिता अगर खोल सकते हैं तो खोलिएगा, उन्हें देखिएगा कि क्या उस जगह पर ऐसी चीजें हैं, या कोई चीज अगर आपको कंफ्यूज कर रही है, मैं वी कैन डिस्कस टुमारो। बेहतर अगर हम क्या करेंगे, मुद्रा और बंधों का कल डिस्कशन करेंगे क्विकली, एंड देन मूव टू ऑन द मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन वाले पार्ट को हम कोशिश करेंगे कल क्लियर हो, ठीक। तो चलिए, आज के लिए चीजें पूरी होती हैं, और थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। खूप छान सांगितलं तुम्ही आज.